हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट केस जिसका नाम है मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980। इस लेक्चर में हम जानेंगे क्या है मिनर्वा मिल्स केस, इसका क्या बैकग्राउंड था और ये केस की क्या इम्पोर्टेंस है एज फार एज इंडियन पॉलिटी इज़ कंसर्न्ड। इस लेक्चर से पहले हमने एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स लिए हैं रिगार्डिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इन इम्पॉर्टेंट केसेस में हमने देखे क्या है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, क्या हुआ था गोलकनाथ केस ऑफ 1967 और क्या जजमेंट की सिग्निफिकेंस रही केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। इसी के साथ हमने जाना था क्या थी 24th अमेंडमेंट एक्ट, क्या हुआ था 25th अमेंडमेंट एक्ट में और क्यों 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने सेपरेट लेक्चर्स में कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप वो सीरीज़ देख लें। इन सभी टॉपिक्स के लिए हमने इंडियन पॉलिटी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है अपने चैनल पर। तो आइए देखते हैं क्या हुआ था मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था क्या था 42nd अमेंडमेंट एक्ट और क्यों इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर की थी मिनर्वा मिल्स कंपनी, जो कि एक नेशनलाइज्ड कंपनी थी, और गवर्नमेंट के इसी डिसीजन के अगेंस्ट मिनर्वा मिल्स कंपनी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई और इसी केस को जाना जाता है मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स केस का जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल फ्रेमवर्क, जो कि पार्लियामेंट ने चेंज करने की कोशिश की थी बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि सेक्शन 4 और सेक्शन 45 ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट को लिमिटलेस पावर्स देते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई कर सके। आइए अब जानते हैं इस केस का क्या बैकग्राउंड था। दिसंबर 1974 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, द इल टेक्सटाइल्स अंडरटेकिंग्स एक्ट 1974। अक्टूबर 1971 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड को टेक ओवर करने की परमिशन दी ऑपरेशंस ऑफ मिनर्वा मिल्स। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 से पार्लियामेंट ने नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1974 को 9th शेड्यूल में डाल दिया। अब ये हमने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया था कि 9th शेड्यूल में किसी भी एक्ट को डाले जाने से उसका जुडिशियल रिव्यू संभव नहीं है। इस वजह से पैटिशनर 39th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये रेमेडी भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ने रिमूव कर दी थी। एक्चुअली जब गवर्नमेंट को इंदिरा गांधी वर्सेस श्री राज नारायण वाले केस में डिफीट झेलनी पड़ी, तब पार्लियामेंट ने अपनी पावर और अथॉरिटी को इंक्रीज करने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट को पास करा। इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये कहा गया कि अगर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट पास करती है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एक तरह से 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने पार्लियामेंट को सुप्रीम बना दिया था। पेटिशनर्स ने मिनर्वा मिल को टेक ओवर किए जाने वाले ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और हाई कोर्ट ने इस पेटिशन को डिसमिस कर दिया था। इसके बाद इन पेटिशनर्स ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक रिट पेटिशन फाइल की। आइए अब जानते हैं क्या था मिनर्वा मिल केस का जजमेंट। ये लैंडमार्क जजमेंट पास किया गया था ऑन 31 जुलाई 1980 और इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने दो चेंजेस जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 लेकर आया था उन्हें नल एंड वॉइड कर दिया। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में पहला चेंज क्या किया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसीजर से, इस आर्टिकल में दो क्लॉजेस क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऐड कर दिए थे। क्लॉज 4 बोलता था कि 368 के अंडर पे की गई कोई भी अमेंडमेंट को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और 5th क्लॉज से पार्लियामेंट को लिमिटलेस पावर्स दे दी गई थी फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों क्लॉजेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके दो रीज़न दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशवानंदन भारती केस में एक 13 जज बेंच ने
लिमिटेशंस लगाई थी ऑन द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और क्योंकि क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 5 कोर्ट की जुडिशियल पावर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जो कि पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, इसीलिए ये नल एंड वॉइड है। आइए अब जानते हैं क्या था सेकंड चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 31C को अमेंड करते हुए डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रेसिडेंस दी थी ओवर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने इस चेंज को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और यही वो सेकंड मेजर चेंज था जो मिनर्वा मिल केस के थ्रू हुआ। मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और मेजर चेंज किया। इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी में पार्लियामेंट की लिमिटेड मॉडिफाइंग पावर्स भी आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसीलिए इन लिमिटेशंस ऑन द पावर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था द डोनी ऑफ अ लिमिटेड पावर कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ दैट पावर कन्वर्ट द लिमिटेड पावर इनटू एन अनलिमिटेड वन। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980। अब आप इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।